नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। हरे कृष्णा, नमः शिवाय। जैसे कि कल हम वास्तु के इस सीरीज में भूमि का चयन उसके बारे में बात कर रहे थे, तो उसी की दूसरी कड़ी है कि भूमि के प्रकार, यानी भूमि के प्रकार कितने तरह के होते हैं, किस तरह की होती है। जब आप भूमि का चयन करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी एक उचित जानकारी होनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में भूमि का 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है: ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भूमि। तो ब्राह्मणी भूमि वो होती है जिसका वर्ण श्वेत हो, गंध घी के समान हो, स्वाद मधु के समान और स्पर्श सुखद होता है, ब्राह्मणी भूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि पर कुश, दुर्वा और अन्य हवनीय वृक्ष होते हैं, जिनसे हवन करने की लकड़ी प्राप्त होती है, वो वृक्ष वहाँ होते हैं। और ब्राह्मणी भूमि सभी स्पिरिचुअल मार्ग को प्रशस्त करने वाली होती है, यानी आध्यात्मिक सुख देती है। इस प्रकार की भूमि आपके स्कूल के लिए, मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए, सभी तरह की साहित्य से जुड़ी संस्थानों के लिए बहुत ही उत्तम प्रकार की होती है। इंटेलेक्चुअल, एनी इंटेलेक्चुअल जो भी यूनिवर्सिटी या कुछ भी आप वहाँ पे संस्थान खोलें। फिर आपकी आती है क्षत्रिय भूमि, जिसका वर्ण होता है रक्त का, लाल, गंध रक्त के समान, स्वाद कशीला और स्पर्श उसका बहुत ही कठोर होता है, जिसमें रक्त वर्णीय पुष्प और वृक्ष होते हैं। क्षत्रिय भूमि कहलाती है। इस भूमि में सांप भी पाए जाते हैं। क्षत्रिय भूमि राज्य, वर्चस्व और पराक्रम बढ़ाने वाली हो। इस तरह की भूमि को अगर आप राजकीय कार्यालय यानी सरकारी ऑफिस, आर्मी रिलेटेड कुछ भी बंकर होते हैं, छावनी है जहाँ पे हथियार, आर्म्स रखते हैं वो, और सैनिकों की जो कॉलोनियाँ होती उनके निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। वहाँ रहने वाला व्यक्ति जोश में और एनर्जी से भरा हुआ रहता है, इसलिए वो भूमि उन लोगों के लिए और उस प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। फिर होती है वैश्य भूमि, जिसका वर्ण हरित पीत यानी हरा पीला, गंध मधु अथवा अन्न के समान, स्वाद अम्लीय होता है, वैश्य भूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि पर अन्न और फल युक्त वृक्ष होते हैं। वैश्य भूमि धन, धान्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाली होती है। इस प्रकार की भूमि व्यवसाय, प्रतिष्ठान, दुकान, व्यापारियों के, निवासियों आदि के लिए अच्छी होती है। फिर आती है एक शूद्र भूमि, जिसका वर्ण काला होता है, गंध मदिरा के समान, स्वाद कड़वा और स्पर्श अति कठोर होता है, शूद्र भूमि कहलाती है। इस प्रकार की भूमि पर झाड़ झंखाड़ आदि होते हैं। इस प्रकार की भूमि कलह और झगड़ा कराने वाली होती है। ऐसे भूखंड पर आवास नहीं बनाना चाहिए। इस तरह रंग, स्वाद आदि के आधार पर भूमि का जो वर्गीकरण किया गया है, उसके अनुसार सैनिक छावनी, शस्त्रागारों के लिए क्षत्रिय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और व्यापारियों के लिए वैश्य, विद्यालय मंदिरों के लिए ब्राह्मण भूमि उपयुक्त होती है। किंतु वर्तमान समय में वर्गीकरण के आधार पर भवन निर्माण करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए जिस मिट्टी में अच्छी पैदावार हो, पानी की उचित उपलब्धता हो, मिट्टी ठोस हो और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के परीक्षण में वो मिट्टी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो तथा जिस भूखंड पर भवन का स्थायित्व हो सके, वर्तमान समय में ऐसी भूमि का चयन करना लाभप्रद और शुभ होता है। तो भूमि का वर्गीकरण इस तरह से होता है। उसी तरह भूपृष्ठ होता है, यानी भूमि का लेवल, उसके आधार पर भी भूमि होती है और उसको भूमि के मध्य वाले भाग को पृष्ठ कहते हैं। जो सेंटर का जो भाग होता है वो पृष्ठ होता है। जिस तरह कछुआ है उसका सेंटर उठा हुआ होता है, उसी तरह वो सेंटर पार्ट को पृष्ठ कहते हैं। जो भूमि दक्षिण, नेत्र, पश्चिम और वायव्य कोण में ऊंची हो उसे गज पृष्ठ कहते हैं। इस भूमि पर बने मकान में लक्ष्मी का वास होता है तथा धन और आयु में निरंतर वृद्धि होती है। जो भूमि मध्य भाग में ऊंची और चारों दिशाओं में नीची हो उसे कूर्म पृष्ठ कहते हैं, यानी कछुआ। ऐसी भूमि निवास योग्य होती है जिस पर निवास करने से नित्य उत्साह की वृद्धि होती है और सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। दैत्य पृष्ठ,
जो भूमि ईशान, पूर्व और अग्नि में ऊंची, पश्चिम में नीची हो, उसको दैत्य पृष्ठ भूमि कहते हैं। दैत्य पृष्ठ भूखंड पर बने मकानों में लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि दक्षिण पश्चिम ऊंचा होना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं होता है। यहाँ पर रहने वालों के धन और पुत्र की निरंतर हानि होती है। फिर आपके है नाग पृष्ठ भूमि। जो भूमि पूर्व और पश्चिम दिशाओं में लंबी, दक्षिण और उत्तर दिशाओं में ऊंची हो, उसे नाग पृष्ठ कहते हैं। ऐसी भूमि पर वास करने से परिवार के सदस्य मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं और गृह स्वामी के शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस भूखंड पर बना मकान पत्नी और बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। ऐसी भूमि पर विवास उत्तम नहीं माना जाता है। फिर भूमि के जो सेंटर पार्ट पृष्ठ होते हैं, वैसे भूमि की ढाल होती है। अब आपको ये देखना होगा कि आपकी भूमि की ढाल किस तरह जा रही है और कौन कौन सी ढाल किस तरह के फल देती है और क्या उनके इफेक्ट होते हैं। तो भूमि का चयन करते समय किस दिशा में ऊंची और किस दिशा में नीची है, उसको ढाल कहते हैं। इसकी परीक्षा करिए। यदि भूमि की ढाल पूर्व दिशा की हो तो उस भूखंड पर बने मकान में वास करने वालों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये भूखंड विकास और विस्तार के लिए अच्छा है। उत्तर दिशा की ढाल, तो उत्तर दिशा की ढाल वाले में वंश वृद्धि, धन आगमन और भाग्य में वृद्धि होती है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है, पूर्व दिशा सूर्य की दिशा होती है। अब यदि पश्चिम की ओर ढाल हो तो उस भूखंड पर बने मकान में वास करने वालों के लिए ज्ञान और धन दोनों का नाश होता है, परिवार में कलह बना रहता है। जो दक्षिण दिशा की ढाल हो, ऐसी भूमि पर भवन बनाकर वास करने वाले को रोग आदि का सामना करना पड़ता है, अकाल मृत्यु की संभावना रहती है। मृत्यु का मतलब मरना ही नहीं होता है, कुछ लोगों का जीवन मृत्यु तुल्य होता है। तो ये एक इशारा मात्र है कि मृत्यु की संभावना, यानी उसका जो प्रतिष्ठा और जो पद है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उसमें वो मृत्यु तुल्य जीवन जीना। अगर उत्तर पूर्व दिशा की ढाल हो तो उस भूखंड पर बने भवन में वास करने वाले को सब तरफ से सफलता, भाग्य में वृद्धि, प्रतिष्ठा, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उत्तर पश्चिम में ढाल हो तो ये उत्तर पूर्व से नीची हो तो उस पर वास करने वाले के अनेक शत्रु होते हैं। घर में आए दिन चोरियां होती रहती है, गृह स्वामी पर आक्रमण और मुकदमे होते रहते हैं, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। दक्षिण पूर्व की ढाल, अगर ये उत्तर पूर्व से नीची हो तो उससे आग और शत्रु का भय रहता है, स्त्रियां और संतान के लिए अच्छा फल नहीं देती है। ये चोरी, धोखेबाजी, झगड़े, मुकदमे में वृद्धि करती है। तो इस भूमि से भी आपको बचना चाहिए। अब फिर आ गया वो दक्षिण पश्चिम नेत्र कोण। यहाँ की जो ढाल होगी ये बुरी आदतों को बढ़ाएगी, बीमारी और मृत्यु का कारण, अचानक से संकट आना, दुर्घटनाओं का सामना, भवन पर भूत प्रेत आदि की छाया, क्योंकि आपने राहु को वहाँ विराजमान कर दिया। इसमें रहने वालों का चरित्र दूषित, उनका शत्रु पक्ष प्रबल। तो इस तरह से हम निष्कर्ष कहा जा सकता है कि भूखंड के नेत्रीय क्षेत्र को सबसे ऊंचा और ईशान क्षेत्र को सबसे नीचा। नेत्रीय हो गया आपका दक्षिण पश्चिम कॉर्नर, ईशान हो गया उत्तर पूर्व कॉर्नर, उसको नीचा रखना चाहिए। और वायव्य कोण जो उत्तर और पश्चिम है, और ईशान, वायव्य कोण को ईशान से ऊंचा और अग्नि को वायव्य से ऊंचा, और जो नेत्रीय कोण है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। ऐसे भूखंड पर वास करने से परिवार का विकास होगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यानी नेत्रीय सबसे ऊंचा, उससे नीचा अग्नि, उससे नीचा वायु और उससे नीचा ईशान। इस तरह से ढाल होने से व्यक्तियों में परस्पर सौहार्द, प्रेम और स्वास्थ्य की उचित मात्रा उस भवन में रहने वाले को मिलती है। तो हमें भूमि के संदर्भ में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से हम प्लॉट के आपके चारों तरफ मार्ग जो होता है, कौन सी दिशा में रोड होती है, क्या होता है, ये सड़क के समीप है, अलग अलग दिशाओं के लाभ भिन्न भिन्न होते हैं, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप मेरा ये चैनल वास्तु के लिए और अधिक जानने के लिए देखते रहिए। इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए एक नोटिफिकेशन मिले और आप इसको देख के लाभान्वित हो सके। और अगर आप चाहते हैं
कि कोई और व्यक्ति भी वास्तु के बारे में जानना चाहे तो आप कृपया इस चैनल को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। आज के लिए इतना ही।